हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से संबंधित वेस्टर्न थिंकर मार्क्स के कुछ और चैप्टर रह गए हैं, कुछ और पंक्ति रह गए हैं, जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं कि हमारी ब्लॉग से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है एकाग्रता और हार्ड परिश्रम। यदि आप हार्ड परिश्रम या हार्ड वर्क करते हैं तो इससे आपको स्मार्ट वर्क करने की तरीका मिलेगी। यदि दूसरे किसी के स्मार्ट वर्क की तरीका यदि अपनाते हैं तो सफलता होने की जो चांसेज है वह कम जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब तक आप अपने खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर स्मार्ट वर्क करने में क्या है कि आप सक्षम नहीं हो सकते। चाहे आपको कितना भी मोटिवेटर का वीडियो देख ले, डायरेक्ट क्या है कि आप क्लास में मोटिवेशन देख ले, यानी कि अलूल जलूल कुछ भी देख ले कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको कम से कम क्या है कि पर डे 7 घंटा पढ़ना ही होगा। और उसके बाद जब एक बार संपूर्ण सिलेबस आप बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पर डे आपको रिवीजन टाइम में 5 घंटा से 6 घंटा देना अनिवार्य है। यदि आप देने में सक्षम नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने में सक्षम नहीं हैं, और समझ लीजिए कि विद्यार्थी जीवन में आपने जो कर्म यानी कि जो करना चाह रहे थे वो करने में आप असक्षम हैं। ठीक है, सक्षम नहीं है। ठीक है। राज्य वर्ग शोषण का यंत्र, राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से काफ़ी भिन्न है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हीगल के राज्य संबंधी विचारों की कटु आलोचना की। हीगल यह मानते थे कि राज्य उच्च नैतिकता है तथा समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स ने इस विचार की कटु आलोचना करते हुए कहा कि राज्य व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहकर सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। मार्क्स ने यह भी माना कि राजनीतिक मुक्ति मानव की मुक्ति नहीं है। राज्य स्वतंत्र हो सकता है बिना मनुष्य के स्वतंत्र हुए। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में स्पष्ट किया कि राज्य पूरे समाज का एक पहलू है, समाज के नीचे है, तथा राज्य निजी संपत्ति के हितों से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने राज्य के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता। यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित रखता है। अतः इस विचार के अनुसार राज्य समाज के से बाहर नहीं है, बल्कि समाज की ही उपज है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अपनी संपत्ति एवं हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है। कानून भंग करने वालों को पकड़ने तथा दंड देने के लिए पुलिस तथा न्यायालयों की व्यवस्था करता है। एंगल्स के शब्दों में आधुनिक राज्य, उसका स्वरूप कुछ भी हो, मूलतः एक पूंजीवादी मशीन है, पूंजीपतियों का राज्य है। समस्त राष्ट्रीय पूंजी का आदर्श मूर्त रूप है, जिनका मूर्त रूप है। जितना ही अधिक वह उत्पादक शक्तियों को अपने तथा अपने हाथ में लेता है, उतना ही वह वास्तव में राष्ट्रीय पूंजीपति बनता जाता है और उतने ही अधिक नागरिकों का वह शोषण करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र से राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी संपत्ति कहा गया है। थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है मेरा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे आप लोग क्लास जारी रखेंगे। तो समस्त पूंजी राष्ट्रीय पूंजी का आदर्श मूर्त रूप है। जितना ही अधिक वो उत्पादक शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, उतना ही वह वास्तव में राष्ट्रीय पूंजीपति बनता जाता है और उतने ही अधिक नागरिकों का वह शोषण करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र में राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा गया है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका सभी पूंजीवादियों के सामान्य मामलों के प्रबंध के लिए एक समिति मात्र है। एंगल्स के शब्दों में राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है। इस प्रकार मार्क्स और एंगल्स के अनुसार राज्य का जन्म इतिहास की प्रक्रिया में उस समय होता है जब समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं और जिनके हितों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। यह आधारभूत आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के संबंधों पर उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ ऊपरी ढांचा है। मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास के उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला, उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला तथा उनके कल्याण में संलग्न संगठन नहीं है, अपितु इनका या इसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुता को बनाए रखना है तथा उसे अन्य वर्गों के शोषण की खुली छूट देना है। यह वर्ग आर्थिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करके सेना, पुलिस और कानून द्वारा अपने वर्ग के आधिपत्य को सुदृढ़ बनाता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपतियों की सहायक है। पूंजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राज्य न केवल पुलिस और सैनिक शक्ति रखता है, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली भी इसी काम में प्रयुक्त होती है। जर्मन राज्य लिब्नेक्ट को बंदी गृह में डालता है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को चुनौती देती है, लेकिन उसे लिब्नेक्ट के हत्यारों को छुड़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और तो और शिक्षा जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रयोग भी श्रमिकों के दमन हेतु किया जाता है।
अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक या अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा श्रमजीवी का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतरिम काल में सर्वहारा का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। गोथा कार्यक्रम की आलोचना में मार्क्स एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावना निरूपित करते हैं। पूंजीवादी और कम्युनिस्ट समाज के बीच एक से दूसरे में क्रांतिकारी रूपांतरण का काल होता है। इनका या इसका समवर्ती एक राजनीतिक संक्रमण काल भी है, जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अधिनायकत्व के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इस संक्रमण काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स यह देखते हैं कि समाजवादी क्रांति के दौरान कितने विराट और कितने जटिल कार्यभार पूरे करने होंगे। शोषक वर्ग के प्रतिरोधों का दमन करना, मेहनतकश जनसाधारण के व्यापकतम समूहों को सर्वहारा के पक्ष में लाना, समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संबंधों में आमूल क्रांतिकारी पुनर्गठन करना, इन सबको ध्यान में रखते हुए मार्क्स यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष का क्लासिकीय सूत्र पेश करते हैं। एक पूरे संक्रमण काल की ऐतिहासिक आवश्यकता है और इस काल का राज्य सर्वहारा अधिनायकत्व ही होना चाहिए। इस संक्रमण काल में हैलोवेल द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के अनुसार साम्यवाद का निम्नलिखित कार्यक्रम रहेगा। हर प्रकार की जमींदारी का उन्मूलन और भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के कार्यों पर खर्च किया जाना। आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर, सब प्रकार के उत्तराधिकारी की समाप्ति, देश छोड़कर अन्य देशों में बसने वालों की और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती, सरकारी पूंजी और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथ में उधार का केंद्रीकरण, संचार और परिवहन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण, राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार, एक सामान्य योजना के अनुसार बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना और जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के उपाय करना, हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाना, विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएं कायम करना, खेती और उद्योग का उचित समायोजन और नगरों तथा गांवों में आबादी का अधिक न्यायपूर्ण वितरण, निःशुल्क सार्वजनिक स्कूली शिक्षा और बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही लोकतंत्र मानता था। सर्वहारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करना है और उसे शासक वर्ग की स्थिति तक उठाना है। इसके लिए सर्वहारा को राजनीतिक दल के रूप में गठित होकर राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा।
मार्क्स के राज्यों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की अवस्था अल्पसंख्यकों के हित के लिए विद्यमान रही है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद बहुसंख्य की जागृत तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और यह बहुसंख्य के हितों के लिए है। राजसंस्था का विलोप सर्वहारा के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज का विलोप हो जाएगा। यह अवस्था वर्ग विहीन समाज की होगी जिसमें राज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है, विकास क्रम में जब वर्गों के भेद मिट जाएंगे और सारा उत्पादन पूरे राष्ट्र के एक विशाल संघ के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगा, तब सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगी। एंगेल्स के शब्दों में राज्य का अंत नहीं किया जाता, उसका लोप हो जाता है। मार्क्स की मान्यता के अनुसार जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे तब तक एक विशेष वर्ग की सत्ता के समर्थक राज्य की भी सत्ता बनी रहेगी, किंतु सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के चरण में पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद समाज में वर्ग भेद की सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी और सब व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं रहेंगे तो उनकी सत्ता को बनाए रखने वाले राज्य की भी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी तथा राज्य का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाएगा। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। इस प्रकार मार्क्स जिस तरह की साम्यवादी सामाजिक आर्थिक संरचना की कल्पना करता है उसमें व्यक्ति और समाज के पूरी तरह से स्वतंत्र होने, उनकी हर तरह की तस्करी की सहूलियतें होने की कल्पना की गई है। उत्पादन के साधनों पर चंद पूंजीपतियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का मालिकाना हक होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की गुंजाइश नहीं होती है। भूख, गरीबी, बेकारी नहीं होती। मार्क्स के शब्दों में पुराने बुजुर्ग समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। वस्तुतः मार्क्स ने उस समाज की कल्पना की जब राज्य की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे फूल सूखकर झड़ जाता है उसी तरह राज्य का व्यवस्था वृक्ष मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। दमन करने वाली सारी एजेंसियां भी खत्म हो जाएगी। मानव पूर्णतः मुक्त होगा। अपना मालिक खुद। मार्क्स के राज्य के लुप्त होने संबंधी विचारों को एंगेल्स ने इन शब्दों में स्पष्ट व्यक्त किया है। वह युग आने वाला है जब राज्य संग्रहालयों में रखी जाने योग्य प्राचीन वस्तुओं चरखे या कांसे के कुल्हारे की भांति अतीत काल की वस्तु बन जाएगी। राज्य सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के राज्य सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि राज्य का वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के साथ गहरा संबंध है। राज्य सदैव मजदूरों का शोषण करता है। राज्य का आधार पाशविक शक्ति है, अतः इसका अंत भी क्रांति हिंसा से ही हो सकता है। राज्य का प्रधान कार्य विशेष वर्ग के हितों को शक्ति द्वारा सुरक्षित बनाना है।
अतः यह इस वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कार्यों का दमन करता है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स के राज्य सिद्धांत में कई दोष है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के अधिक पूर्ण और अधिक सच्चे स्वरूप की उपेक्षा करते हुए केवल एक इस वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कार्यों का दमन करता है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स के राज्य सिद्धांत में कई दोष है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के अधिक पूर्ण और अधिक सच्चे स्वरूप की उपेक्षा करते हुए केवल एक रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करना है। इस सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। राज्य मानव की भलाई करने वाली संस्था है। मार्क्स ने राज्य को शोषण करने वाली संस्था कहा है, जबकि यह देखा गया है कि राज्य तो व्यक्ति की सेवा एवं भलाई करने वाला संगठन है। राज्य का प्रधान कार्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। स्पेंसर जैसा व्यक्तिवादी विचारक भी इसी दृष्टि से राज्य की उपयोगिता मानता है। राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स ने राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया और कहा कि राज्य द्वारा ही पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है, किंतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। पिछले लगभग 60 वर्षों से विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोप में सभी देशों में श्रमिकों के हित में सैकड़ों कानूनों का निर्माण किया गया है। पूंजीवाद का गढ़ समझे जाने वाले देशों में राज्य के बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे के बारे में विभिन्न योजनाओं द्वारा श्रमिक वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है। राज्य श्रमिकों के शोषण के यंत्र के रूप में नहीं, अपितु लोक कल्याण के उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन संभव। मार्क्स के अनुसार बिना क्रांति और हिंसा के पूंजीवादी राज्य में परिवर्तन संभव नहीं है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए पूंजीवादी राज्य के विनाश का एकमात्र साधन हिंसा है, जबकि वस्तुतः इंग्लैंड, अमेरिका और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण एवं वैध साधनों से पूंजीवादी राज्य का समाजवादी राज्य में रूपांतरण के सफल प्रयत्न हुए हैं। भारत में कानून बनाकर राजाओं के विशेषाधिकार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। राज्य के विलोप की धारणा कल्पना मात्र। मार्क्स राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। वह कहता है कि धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक फूल अपने पूर्ण विकास के बाद स्वयमेव मुरझा जाता है, उसी प्रकार अंत में राज्य रूपी फूल की पंखुड़ियाँ कुम्हलाकर गिर जाएगी और इस संस्था का लोप हो जाएगा। किंतु आलोचकों के अनुसार मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। रूस में क्रांति को हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, किंतु राज्य का विलोप नहीं हुआ। गोर्बाचोव के सत्ता में आने के बाद तो सोवियत संघ पूंजीवादी लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाजवादी शब्द को यूएसआर के नाम से निकाल दिया गया और खुली प्रतियोगी
अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। सोवियत संघ के विघटन के साथ वहाँ साम्यवाद को भी दफना दिया गया। मार्क्स तथा साम्यवादी कार्य पद्धति। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का पतन निश्चित है, साम्यवादी क्रांति स्वतः होगी, तथापि इसके लिए हमें निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। साम्यवादी क्रांति को लाने के लिए यह आवश्यक है कि साम्यवादी विचारों का प्रचार किया जाए और साम्यवादी विचारों के प्रचार के लिए साम्यवादी दलों का संगठन किया जाए। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में, जो कि मार्क्स एवं एंगेल्स की संयुक्त कृति है, यह इंगित किया गया है कि पूंजीवाद के विनाश के लिए साम्यवादी दलों को निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाना चाहिए। भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाए। भू राजस्व का सार्वजनिक हितों के लिए उपयोग किए जाए। आयकर इस प्रकार लगाया जाए कि आमदनी के साथ साथ वह भी काफ़ी मात्रा में बढ़ता जाए। यातायात तथा संचार के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण, उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, भगोड़ों और विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए। कारखानों में छोटे श्रमिक बच्चों के कार्य करने पर रोक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य हो। कृषि कार्यों का उद्योग धंधों के कार्यों के साथ संबंध स्थापित किया जाए। राजकीय कारखानों तथा उत्पादन के साधनों का विस्तार। शिक्षा का औद्योगिक उत्पादन के साथ संबंध जोड़ा जाए। उपयुक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मार्क्स ने एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर जोर दिया, जो इस प्रकार है। श्रमिकों के नेतृत्व में शोषितों एवं निर्धन लोगों को संगठित करना। मार्क्स के अनुसार श्रमजीवी वर्ग ही क्रांति का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि वह वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी होता है। मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम औद्योगिक श्रमजीवियों को संगठित करना चाहिए। श्रम संघों पर अधिकार करना चाहिए तथा हड़ताल करा के वर्ग संघर्ष को तीव्र करना चाहिए। विद्यार्थियों में साम्यवादी विचारों का प्रचार करना चाहिए। विद्यार्थियों में उत्साह एवं जोश सर्वाधिक होता है, अतः वे अधिक क्रांतिकारी होते हैं। जन आंदोलनों को अनवरत बनाए रखना चाहिए, जिससे आम जनता की श्रमजीवियों एवं निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति संपन्न होती है। विभिन्न देशों की परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके उसी परिप्रेक्ष्य में समयानुकूल साम्यवादी कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि देश गुलाम है तो अन्य दलों के साथ मिलकर उस देश की स्वतंत्रता के लिए साम्यवादियों को प्रयत्न करना चाहिए। यदि देश स्वतंत्र है और वहाँ चुनाव होते रहते हैं तो चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो विरोधी दलों की भूमिका का निर्वाह करते हुए किसानों की शिकायतों को उजागर करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन। मार्क्स तथा क्रांति का सिद्धांत। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अपरिहार्य मानता था। क्रांति से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रांतियों से ही समाज का विकास होता है।
क्योंकि उनके द्वारा पुरानी प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और उनके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। मार्क्स के शब्दों में नई उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादक संबंधों की टक्कर ही सामाजिक क्रांति की वस्तुगत आर्थिक बुनियाद है, जिसके अंतर्गत नई उत्पादक शक्तियों के वाहक प्रगतिशील वर्ग में या वर्ग हितों के बीच टक्कर होती है। सामाजिक क्रांति इस टक्कर की उच्चतम अभिव्यक्ति और परिणति होती है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूंजीवाद का विध्वंस अवश्यंभावी है, क्योंकि यह राज्य ऐसे अंत विरोध तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो इसके विनाश का कारण बनती है। उत्पादक शक्तियों तथा संबंधों के बीच अंतर्विरोध पूंजीवादी समाज में समय समय पर संकट पैदा करते रहते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति समाज के परंपरागत संबंधों को पूरी तरह खत्म कर देती है, लेकिन साथ ही मार्क्स का यह भी मत था कि पूंजीवाद से समाजवाद में रूपांतरण शांतिमय अथवा वैज्ञानिक साधनों से संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिगामी पूंजीपति वर्ग कभी भी स्वेच्छा से उत्पादन के साधनों पर से अपना स्वामित्व नहीं छोड़ेगा और इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांति के हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। मार्क्स के शब्दों में नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरातन व्यवस्था के लिए शक्ति व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। मार्क्स कई कारणों से क्रांति को अपरिहार्य समझता था। सर्वप्रथम उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत क्रांति की अनिवार्यता प्रतिपादित करता है। इसके अनुसार संसार के समस्त परिवर्तन अंतर्विरोध के अनुसार स्वयं में होते हैं। पूंजीवाद के आंतरिक विरोध का निवारण करने के लिए क्रांति अनिवार्य है। द्वितीय, 1848 से 1851 के अनुभव ने मार्क्स को यह दर्शाया कि पूंजीपतियों के संगठित विरोध का सामना श्रमजीवी केवल शक्ति के प्रयोग से ही कर सकते हैं। उस समय फ्रांस, हंगरी, हॉलैंड आदि देशों में क्रांतियां इसलिए असफल हुई क्योंकि निरंकुश शासकों ने सैनिक शक्ति द्वारा श्रमजीवियों के आंदोलन को कुचल दिया था। मार्क्स ने उस समय स्पष्ट कहा, मजदूर वर्ग की क्रांति का पहला कदम सर्वहारा वर्ग को उठाकर शासक वर्ग के आसन पर बैठाना और जनवाद के लिए होने वाली लड़ाई को जीतना है। तृतीय कारण, मार्क्स का यह विचार था कि शासक वर्ग के बिना संघर्ष के कभी भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ी है, अतः शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन लाना संभव नहीं है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति तब कही जाती है जब राज्य की शक्ति पर सर्वहारा का कब्जा हो जाता है और निर्णायक उत्पादक शक्तियां मजदूर वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। क्रांति का सिलसिला यही समाप्त नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें संक्रमण अवस्था के दौरान सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना से राज्यहीन समाज की अंतिम अवस्था की दिशा में अग्रसर होने की अपेक्षा की जाती है। अपने लेख दी क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस
में मार्क्स क्रांति को निरंतरता की घोषणा सामान्यतः वर्ग विभेदों की समाप्ति की दिशा में आवश्यक मध्यम श्रेणी के रूप में सर्वहारा की वर्गीय तानाशाही ऐसे सभी सामाजिक संबंधों का उन्मूलन जो उत्पादन के इन संबंधों के अनुरूपी है और उन सभी विचारों का क्रांतिकरण जो इन सामाजिक संबंधों से पैदा होते हैं के साथ क्रांतिवादी प्रयोजनों की विशेषता का अभिनिर्धारण करता है। प्रारंभ में मार्क्स का विचार था कि क्रांति हिंसक ही हो सकती है। बाद में विशेषतः 1848 के उपरांत मार्क्स ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा क्रांति के अन्य मार्गों को भी अपने चिंतन में समाहित किया। उनके अनुसार समाजवाद की दिशा में संक्रमण किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप ही हो सकता है। मार्क्स को यह भरोसा होने लगा था कि लोकतांत्रिक दृष्टि से उन्नत देशों इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और अमेरिका आदि में मतदान के माध्यम से समाजवादी क्रांति हो सकती है। मार्क्स महानतम क्रांतिकारी था। उसका यह कथन क्रांति का शंखनाद है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है। सवाल यह है कि इसको कैसे बदला जाए। 17 मार्च 1883 को मार्क्स की कब्र के एक ओर खड़े होकर उसके मित्र एंगल्स ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सब बातों से ऊपर मार्क्स एक क्रांतिकारी था और उसके जीवन का वास्तविक ध्येय किसी न किसी तरह से पूंजीवादी समाज को और उसके द्वारा अस्तित्व में लाई गई राज्य की संस्थाओं को उखाड़ फेंकना है, जिससे आधुनिक सर्वहारा की स्वाधीनता में योगदान दिया जा सके। मार्क्स पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि सामाजिक क्रांति तब होती है जब उत्पादन के मौजूदा संबंध उत्पादन की शक्तियों के और अधिक विकास पर जंजीर की तरह कार्य करने लगते हैं। मार्क्स परिवार तथा धर्म। मार्क्स के अनुसार परिवार तथा निजी संपत्ति दोनों का श्री गणेश एक साथ हुआ था, अतः दोनों का लोभ भी साथ ही साथ होगा। साम्यवादी समाज में जिसकी मार्क्स ने कल्पना की है, परिवार, संपत्ति तथा धर्म तीनों का कोई स्थान नहीं है। भविष्य में विवाह का एकमात्र आधार पारस्परिक प्रेम होगा। विवाह का कोई नैतिक, धार्मिक अथवा आर्थिक महत्व न होगा। परिवार के लुप्त होने के साथ ही साथ धर्म भी लुप्त हो जाएगा। समाजवादी राज्य में धर्म की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। जो कुछ भी नैतिकता होगी वह विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर एक आपेक्षिक नैतिकता होगी। परम नैतिकता या स्वतः सिद्ध नैतिकता जैसी कोई वस्तु न होगी। मध्यवर्गीय नैतिकता के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की नैतिकता प्रतिष्ठित होगी। मार्क्स पूंजीवाद की समालोचना। मार्क्स के लेखन का सर्वाधिक अस्थायी भाग विशेषतः दास कैपिटल में पूंजीवाद संबंधी कोष की समालोचना था। मार्क्स का पूरा आर्थिक राजनीतिक दर्शन दास कैपिटल में अपनी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत हुआ है। सर्वहारा वर्ग की पूरी भूमिका तथा शोषण का समूचा स्वरूप यह ग्रंथ उजागर करता है। पूंजीवादी समाज के अस्तित्व में आने फलने फूलने और नष्ट होकर एक नए समाजवादी समाज में तब्दील होने की प्रक्रिया इसमें समझाई गई है। पूंजीवाद की समालोचना करते हुए मार्क्स ने लिखा है कि
इसमें उत्पादन मुनाफे के लिए होता है और उत्पादन के साधन कारखाने तथा मशीनें होती है। मशीनों तथा उद्योगों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथों में होता है और वे केवल लाभ कमाने के लिए अधिकतम उत्पादन करते हैं। इस व्यवस्था में पूंजीपतियों को लाभ इसलिए होता है क्योंकि वे श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं, अतिरिक्त मूल्य अपनी जेब में रखते हैं तथा मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूरों का जितना अधिक शोषण करते हैं उतनी ही अधिक उनमें जागरूकता आती है और वे पूंजीवाद के विध्वंस के लिए उग्रता से जुट जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी स्वयं में अपने अंत विरोध से मजदूरों को पैदा करके अपने विनाश की कब्र खोदता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं जिससे पूंजीवाद धीरे धीरे स्वतः ही खोखला होता जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था से खुली प्रतियोगिता के कारण पूंजीपति वे ही चीज़ें मशीनों द्वारा उत्पन्न करता है जिनसे अधिक लाभ हो। सभी कारखाने एक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लग जाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ जाता है, किंतु मजदूरी कम दिए जाने से मजदूरों की आय कम हो जाती है और उनकी क्रय शक्ति घट जाती है। अतः माल की मांग और खपत कम होना स्वाभाविक है जिसका अंततोगत्वा परिणाम होता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट से लोगों में असंतोष बढ़ता है और वे पूंजीवाद के अंत के लिए संगठित होना शुरू कर देते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद मजदूरों को संगठित करता है और उनमें सामुदायिक भाव पैदा करता है। सामंती युग के मजदूर एक दूसरे से अलग कटी छटी स्थिति में रहते हैं। माल का निजी उत्पादन होता था। आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली मजदूरों को एकजुट करती है, उनमें वर्गीय चेतना पैदा करती है तथा इस प्रकार वह अंततः उन्हें संगठित वर्गीय कार्यवाही के लिए तैयार करती है। इस संगठित वर्गीय कार्यवाही का परिणाम ही वर्ग संघर्ष व क्रांति है। मार्क्स ने यह कल्पना की कि पूंजीवाद का चरमोत्कर्ष होने पर पूंजीपति अधिक धनी और श्रमिक अधिक निर्धन होते चले जाएंगे। पूंजीपतियों की संख्या घटती जाएगी तथा श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। कालांतर में समाज में दो ही वर्ग रह जाएंगे, मुट्ठी भर पूंजीपतियों का वर्ग तथा विशाल सर्वहारा वर्ग। वृत्ति के लौह नियम के अनुसार पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता जाता है और श्रमिक की दरिद्रता में वृद्धि होती है जिससे उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध तीव्र रोष और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। यही क्रांति को पैदा करती है, पूंजीवाद के विध्वंस का मार्ग प्रशस्त करती है। मार्क्स पूंजीवाद के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को उजागर करता है और कहता है कि मशीनों से इतनी विशाल मात्रा में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है कि उसे खपाने के लिए मंडियों की आवश्यकता होती है। अतः दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास होने से दूरस्थ देशों से व्यापार करना आसान हो जाता है। पूंजीपति अब दूसरे देशों में अपनी पूंजी लगाने लगते हैं, अतः धीरे धीरे पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेता है। जब पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है तो इसे विध्वंस करने वाला आंदोलन भी सभी देशों में फैल जाता है। अब श्रमिक केवल अपने देश में ही पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन नहीं करते बल्कि अन्य देशों में भी संगठित होने लगते हैं। साम्यवादी आंदोलन विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। इसलिए साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। कुल मिलाकर मार्क्स इस बात के प्रति
आश्वस्त थे कि पूंजीवाद का पतन अपरिहार्य है। मार्क्स के दर्शन की आलोचना। मार्क्सवादी दर्शन की कड़ी आलोचना विभिन्न लेखकों तथा दार्शनिकों ने की है। इनमें से पूंजीवादी वर्ग के लेखक कार्ल पॉपर, बर्नस्टीन, काउटस्की जैसे संशोधनवादी तथा केन्स जैसे अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। कार्ल पॉपर की आलोचना आज सबसे सशक्त तथा पूर्ण मानी जाती है, जिसका उनके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मुक्त समाज का दुश्मन। कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध रचना दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मार्क्स को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। हिंसा को बढ़ावा देना। मार्क्स के दर्शन की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वह क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है, वर्ग संघर्ष का प्रचार करके वर्ग सहयोग की संभावनाएं समाप्त कर देना चाहता है। अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। मार्क्सवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह है कि साम्यवादी समाज की कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों न हो, व्यवहार में वह सर्वहारा के अधिनायक तंत्र व गिरे या नीरे अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है। सोवियत रूप से चीन में साम्यवादी क्रांतियों के फलस्वरूप जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई, उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैनिक प्रगति का चाहे जितना ही बड़ा प्रमाण क्यों न दिया हो, वहाँ के नागरिक चिरकाल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित ही रहे। सिद्धांत सोवियत शासन प्रणाली का अधिनायक तंत्रीय स्वरूप अस्थायी होना चाहिए था, परंतु वहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ते हुए केंद्रीकरण ने राज्यविहीन समाज की कल्पना को पीछे धकेल दिया। भविष्यवाणियाँ गलत साबित होना। मार्क्स की अधिकांश भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई है। मार्क्स के ग्रंथ डास कैपिटल को 100 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, किंतु पूंजीवाद के विध्वंस और राज के लोप होने की भविष्यवाणी सच नहीं निकली। धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन नहीं हुए हैं। मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उसकी संख्या तथा प्रभाव में वृद्धि हुई है। इतिहास की मनमानी व्याख्या। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने इतिहास की मनमानी व्याख्या की है। उसने द्वंद्वात्मक पद्धति और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर मानव इतिहास को 5 कालों में बांटा है। एक्टन ने कहा है कि पिछले 100 वर्ष पुराने इतिहास के अनुभव के आधार पर 1000 वर्ष के पुराने इतिहास की व्याख्या करना संतोषजनक नहीं है। मार्क्स की सबसे बड़ी भूल यह है कि पूंजीवाद के पिछले 100 वर्ष के ऐतिहासिक विकास के आधार पर उसने समझे इतिहास का गलत और मनमाना युग विभाजन कर दिया। धर्म की उपेक्षा। मार्क्स ने धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है। उसने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा है। धर्म की उपेक्षा। मार्क्स ने धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है। उसने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा है। उसके विचारों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। राज्य संबंधी भ्रांत धारणा। मार्क्स की यह कल्पना गलत है कि राज अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता तो यह है कि आजकल साम्यवादी देशों में राज्य के अधिकार और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मार्क्सवादी अगले दरवाजे से राज्य को बाहर निकालता है तो पिछले दरवाजे से उसे किसी अन्य रूप में वापस ले सकता है।
मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की आलोचना करते हुए कीन्स ने लिखा है, मार्क्स का ग्रंथ कैपिटल रद्द की पाठ्य पुस्तक है। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही असत्य नहीं है। आधुनिक संसार में न इसकी कोई उपयोगिता है और न लोगों की उनके या इसमें रुचि है। कार्ल पॉर ने दार्शनिक आधार पर मार्क्सवाद को विचारों की कट्टरता तथा इतिहासवाद की संज्ञा दी है। हंट ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के विषय में लिखा है कि यह वास्तव में मूल्य का सिद्धांत न होकर शोषण का सिद्धांत है। लिंडसे के अनुसार उसने जिस पूंजीवाद का वर्णन किया है वह एक काल्पनिक पूंजीवाद है, उसका वास्तविक जगत से कोई संबंध नहीं है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने न तो मौलिकता है और न ही भावी समाज का उसने स्पष्ट चित्र खींचा है। मार्क्स ने अपने प्रायः सभी विचारों को दूसरों से ग्रहण किया है। उसका मजदूरों से भी कम संबंध था। उसका संबंध बुनियादी निर्वासित क्रांतिकारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों से ही था। उसने अपना ज्ञान मजदूरों में रहकर नहीं अपितु ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में बैठकर सरकारी रिपोर्टों और पुस्तकों से प्राप्त किया था। सारांश: वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है, किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है। उसका अनुमान है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली में उत्पादनकर्ताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी। मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा न रह पाने के कारण श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता जाएगा। पूंजीपति अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, अतः वे फिर इसे उद्योगों में लगा देंगे। पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य अंतर किया। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती है वे उसके लिए उपयोगी, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। इसे विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में
विनिमय हो सकते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अपरिहार्य मानता था। क्रांति से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रांतियों से ही समाज का विकास होता है, क्योंकि उनके द्वारा पुरानी प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और उनके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूंजीवाद का विध्वंस अवश्यभावी है, क्योंकि यह स्वयं ऐसे अंतर्विरोध तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो इसके विनाश का कारण बनती है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति तब कही जाती है जब राज्य की शक्ति पर सर्वहारा का कब्जा हो जाता है और निर्णायक उत्पादक शक्तियां मजदूर वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। प्रारंभ में मार्क्स का विचार था कि क्रांति हिंसक ही हो सकती है। बाद में विशेषतः 1848 के उपरांत मार्क्स ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा क्रांति के अन्य मार्गों को भी अपने चिंतन में समाहित किया। मार्क्स महानतम क्रांतिकारी था। उसका यह कथन क्रांति का शंखनाद है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, सवाल यह है कि इसको कैसे बदला जाए। 17 मार्च 1883 को मार्क्स की कब्र के एक ओर खड़े होकर उसके मित्र एंगेल्स ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सब बातों से ऊपर मार्क्स एक क्रांतिकारी था और उसके जीवन का वास्तविक ध्येय किसी न किसी तरह से पूंजीवादी समाज को और उसके द्वारा अस्तित्व में लाई गई राज्य की संस्थाओं को उखाड़ फेंकना है, जिससे आधुनिक सर्वहारा की स्वाधीनता में योगदान दिया जा सके। मार्क्सवाद आधुनिक युग का अत्यंत प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक सामाजिक दर्शन है। जितना मार्क्स के विचारों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में को प्रभावित किया, संभवतः उतना अन्य किसी दार्शनिक के विचारों ने नहीं। मार्क्सवाद दार्शनिक होने की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक है। यह पूंजीवादी शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के समक्ष एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। मार्क्सवादी समाजवाद वैज्ञानिक है तथा यह तथ्यों पर आधारित है। वह व्यवहारिक है तथा स्फूर्ति देने वाला है। ईसाह बर्लिन ने लिखा है 19वीं शताब्दी में बहुत से प्रभावशाली आलोचक तथा क्रांतिकारी हुए जो मौलिकता क्रांति का सिद्धांतवादिता में मार्क्स से कम नहीं थे, परंतु उनमें से मार्क्स की भांति एकाग्रचित्त वाला अपने जीवन का प्रत्येक शब्द तथा कार्य साधन रूप में अपने एक तात्कालिक तथा व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बलिदान करने वाला कोई नहीं था। सीएल वेपर ने मार्क्स को अपने अधिक प्रभावशाली दार्शनिक कहा है। वेपर के अनुसार मार्क्स द्वारा दिया गया विश्व का विश्लेषण तो श्रेष्ठ है ही, उसके भी अधिक प्रशंसनीय है। ऐतिहासिक शक्तियों की रचनात्मकता के संबंध में मार्क्स का दृष्टिकोण मैक्सी के अनुसार समाजवाद को वैज्ञानिक रूप देना मार्क्स
माने हुए सिद्धांतों में था। उसने साम्यवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही प्रदान नहीं किया वरन उसे विशाल शक्ति प्रदान की। कैटलिन के अनुसार मार्क्स ने समाजवादी आंदोलन के लिए वह कुछ किया जो मैकियावेली ने राज सिद्धांत के लिए किया। लेनिन के शब्दों में, केवल मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन ने की सर्वहारा वर्ग को उस आत्मिक दास्ता से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है जिसमें सभी उत्पीड़ित वर्ग अब तक सिसकते हुए अपने दिन काट रहे थे। केवल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत ने ही पूंजीवादी की सामान्य व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की वास्तविकता स्थिति की व्याख्या की गई है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करके श्रमिक वर्ग को पर्याप्त स्फूर्ति प्रदान की है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही उसने इतिहास की भौतिक एवं आर्थिक व्याख्या करके विश्व को एक नवीन दिशा प्रदान की है। लेनिन के शब्दों में, मार्क्स की शिक्षा सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह सत्य है, वह व्यापक तथा संगत है और मनुष्य को एक ऐसा अखंड विश्व दृष्टिकोण प्रदान करती है जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास प्रति क्रियावादी प्रवृत्ति पर बुजुर्गा उत्पीड़न की किसी भी वकालत की कट्टर विरोधी है। संक्षेप में, मार्क्सवाद एक प्रगतिशील दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए और वही उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। मार्क्स के सिद्धांतों को 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जितनी लोकप्रियता एवं सफलता मिली उतनी अन्य किसी विचारधारा को नहीं मिली। आज दुनिया के करोड़ों लोग कार्ल मार्क्स को अपना आराध्य देव मानते हैं। सभी देशों में साम्यवादी दल सक्रिय है और सभी सरकारें किसी न किसी रूप में समाजवादी नीतियां अपनाने के लिए कटिबद्ध है। मैक्सी के शब्दों में, एक ओर करोड़ों व्यक्ति मार्क्स को देवता की तरह पूजते हैं तो दूसरी ओर करोड़ों व्यक्ति उसे दानव कहकर उसकी निंदा करते हैं। उसके बारे में विचार करने का एकमात्र तरीका है कि आवेश को दूर कर उसे समझने की कोशिश की जाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आज हम लोगों ने मार्क्स को पढ़ के ख़त्म किया। अब हम लोगों ने अगले क्लास में पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।